आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। वो सभी अर्पिता को लेकर निकल जाते हैं। अर्पिता वेन में बेहोश पड़ी हुई होती है। उधर अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर लंच करते हुए प्रशांत जी की आंखें के सामने अचानक से अर्पिता का चेहरा आ जाता है। उनके मुंह से अचानक ही अर्पिता का नाम निकलता है और वो निवाला छोड़कर टिफिन बंद कर रख देते हैं। हाथ धुलकर खड़े हो मन ही मन कहते हैं, इसकी राहें आसान नहीं है, कहीं खुशी है तो कहीं आंखों में नमी है। इसके ख्याल से जड़ जाता है और ये चैन यहाँ। उधर हथरसगंज के एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई बीना जी अर्पिता को दोबारा से फोन करती है। रिंग जाती है लेकिन अर्पिता अटेंड नहीं करती है। शायद यही आसपास होगी, यही सोच वो दोबारा कॉल नहीं करती है। वो नकाबपोश अर्पिता का बैग चेक करते हैं लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि अर्पिता के सेल फोन भी नहीं, क्योंकि अर्पिता ने सेल फोन अपनी कुर्ती की पॉकेट में रखा होता है और फोन साइलेंट मोड पर रखने के साथ साथ वो नो वाइब्रेट मोड पर वाला हुआ है, जिस कारण उनसे किसी को भी शक नहीं होता। 30 मिनट बीत जाने के बाद भी जब अर्पिता नहीं पहुंचती है तो बीना जी अर्पिता को फिर से कॉल करती है, लेकिन इस बार भी उसका फोन नहीं उठता। वो परेशान हो जाती है। उन्हें परेशान देख किरण उनसे कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, हो सकता है कि जाम वगैरह फंस गई हो। पता तो है आपको कितना जाम रहने वाला है आजकल। किरण, अगर ऐसा होता भी तो अर्पिता तुरंत जवाब दे देती। घर से फोन है ये जानकर वह इग्नोर नहीं करती है। 2 बार कॉल कर चुकी है लेकिन दोनों ही बार उसने फोन नहीं उठाया है। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होने की आदेश हो रहा है, बीना जी ने परेशान होते हुए कहा। माँ आप परेशान नहीं होइए, मैं अभी घर पर दादी को कॉल कर पूछ लेती हूँ। शायद अर्पिता घर पहुँच गई हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो जाता है ना कभी। मैं घर कॉल करती हूँ। हाँ लाली तुम बात करो, बीना जी ने कहा। किरण घर फोन करने लगती है तो बीना जी रेस्टोरेंट के बोरे को बुलाकर कॉफी का पेल करने के लिए उसे आवाज देती। किरण, हेलो दादी मैं किरण बोल रही हूँ। वो अर्पिता का कॉल नहीं लग रहा है, मुझे उससे पूछना था हम लोग उसके लिए क्या पैक करा लाए। हम लोग अभी रेस्टोरेंट में ही बैठे हैं। दया जी, लाली अर्पिता तो अभी नहीं आई है तो फिर मैं कैसे उससे पूछ लूं? ओके दादी, मैं खुद ही उससे फोन कर पूछती हूँ। उस टाइम नेटवर्क नहीं आ रहा था, शायद अब आ गया हो। ओके दादी बाय के किरण फोन रख देती है। किरण के चेहरे पर परेशानी के भाव देख बीना जी समझ जाती है कि अर्पिता अभी तक घर नहीं पहुंची है। किरण, माँ वो अर्पिता अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं समझ गई लाली, मुझे अर्पिता की चिंता हो रही है क्योंकि वो समझदार होने के साथ साथ एक जिम्मेदार लड़की है। मैं एक बार फिर से कॉल करती हूँ, कहते हुए बीना जी अर्पिता को कॉल करने लगती है। उधर अर्पिता को होश आता है। वह चारों ओर देखती है। उसे आसपास पुराने घुने हुए लकड़ी के फर्नीचर, कहीं जंग लगा हुआ लोहा तो कहीं टूटी फूटी प्लास्टिक की कुर्सियां मेज जिन पर धूल मजे जमी पड़ी है, मानो सालों से उन पर कपड़ा ही न मारा गया हो। इन्हीं के बीच में एक पुराने से बदबूदार गद्दे पर अर्पिता पड़ी है। उसके हाथ पीछे से बांध रखे हैं। चारों ओर देखते हुए उसकी नजर उसके बाएं एक लकड़ी के बेंच पर पड़ती है। वह खुद को रोल कर लुढ़कते हुए बेंच तक जाती है और उसे जैसे कोशिश कर उठ बैठ जाती है। रोल होने के कारण जिसके हाथों की रस्सी पकड़ ढीली हो जाती है, जिसे महसूस कर वो उसे खोलने की कोशिश तेज कर देती है। बीच बीच में उसके कानों में आवाज आती आ रही है जो कुछ यूं होती है, भाई बंदी को तो हम लोग यहाँ ले आए, अब आगे बताओ करना क्या है। अर्पिता आवाज सुनती है तो उसे पहचान जाती है और मन ही मन कहती है, ये तो वही कॉलेज के गुंडों में से एक। इसका मतलब हमारा अपहरण कॉलेज के इन्हीं छात्रों ने किया। मतलब ये लोग नहीं सुधरने वाले। हमने गलती की सभ्या के भाई को एक मौका देकर, उसी का परिणाम है जो हम यहाँ है। हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से निकलकर ही हम उन लोगों को सबक सिखा सकते हैं। सोचते हुए अर्पिता दोगुनी कोशिश करने लगती है। दूसरा बंदा कहता है, पहले उन दोनों को भी तो आ जाने दो, उसके बाद जो करना है मिलकर करेंगे। शिव ने तो उसे सिर्फ डराने के लिए उस लड़की की फोटो के साथ छेड़छाड़ की और तो और हमें फोटो तक देखने नहीं दी।
और उसी की वजह से हम भी बाकियों के नजरों में गिर गए। अब कारनामा हम सब करेंगे तो भुगतेगा वो शिव और ये तीखी छुरी। हाँ भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी दिमाग को। डिट्टो शिव के गेटअप में आए हो, कपड़ों से लेकर स्टाइल सब कॉपी कर लिया है। और तो और सब इस लड़की की अपहरण भी उसी की बहन में ही किया है और उन दोनों से शिव की बाकी दुनिया से दूर कर यहाँ लाने को कहा है ताकि तुम अपना कर यहाँ से निकल लो और सारा दोष आए शिव पर। कहते हुए वो हंसने लगते हैं। ओ गॉड, मतलब इन सब सिब्या के भाई का कोई गलती नहीं है। जो भी हो रहा है इन लोगों की साजिश से, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए अर्पिता अपनी कलाई को हिलाना डुलाना तेज कर देती है जिससे उसकी रस्सी खुल जाती है। थैंक गॉड, अर्पिता मनी मैन कहती है और झट से खड़े हो चारों ओर घूमकर बाहर जाने की रास्ता देखने लगती है। तभी उसका हाथ उसके फोन को स्पर्श होता है जिसे महसूस कर वह खुद का सर पीटते हुए कहती है, ओहो, हम भी ना कैसी स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं। हमारे पास हमारा सेलफोन है, हम इससे मदद ले सकते हैं। बाकी रास्ता हम बाद में ढूंढ लेंगे। पहले किसी को बता तो दे हमारे बारे में। मासी किरण भी चिंतित हो रहे हैं। सोचते हुए अर्पिता बिन देर किए अपना फोन निकालती है और उसे उस जगह की लोकेशन किरण को भेज देती है। वह जल्दी जल्दी एक संदेश टाइप कर लिख देती है, प्लीज हेल्प। तभी वहां आसपास कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है और उन दोनों की आवाज भी पास आती सुनाई देती है। अर्पिता घबराकर जल्दी जल्दी फोन को वैसे ही अपने पॉकेट में रख लेती है जिस कारण उनकी उंगलियां कनेक्ट में श्रुति का नाम पर क्लिक हो जाती है और उसे कॉल लग जाती है। अर्पिता फुर्ती से आकर रस्सी उठाकर अपने हाथों में पकड़ जैसे ही बेहोशी का अभिनय करते हुए लेट जाती है। उधर श्रुति फोन रिंग होने पर उठाती है और हेलो कहती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। अप्पू, तुम फोन पर हो क्या? श्रुति कहती है, लेकिन उसे अर्पिता की आवाज तो नहीं सुनाई देती है बल्कि कुछ और आवाजें सुनाई देने लगती है। वह दोनों जब अर्पिता के पास आकर उसे देखते हैं तो उसे बेहोश देख एक बंदर दूसरे से कहता है, शुक्र है अभी तक बेहोश है, नहीं तो अभी तक यहाँ तांडव शुरू हो चुका होता। ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना कि आसानी से बस में नहीं आने वाली। दूसरा जो शिव के बाद उन लोगों का बॉस होता है वह उससे कहता है, हाँ तभी तो इसे यहाँ लेकर आए हैं शहर से दूर। उनकी बात अर्पिता सुन रही होती है और मनी मन कहती है, हमें झुकना हर किसी के बस में नहीं, हमें झुकाना हर किसी के बस का नहीं है। हम खामोश है क्योंकि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। उनमें से एक वहीं जमीन पर बैठ जाता है और अपना फोन नीचे रख अर्पिता के चेहरे के बिल्कुल सामने आ कहता है, बहुत गलत किया तुमने उस दिन हमारे साथ। अगर वो नहीं करती तो तुम आज यहाँ इस तरह नहीं पड़ी होती। अब गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना, नहीं तो फिर कॉलेज में सब हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम पर ताने कसेंगे। सो मिस तीखी छुरी, गलती की सजा तो तुम भुगतोगी। वही किरण का फोन पर अर्पिता का संदेश पहुंच जाता है। किरण देखती है तो बीना जी से कहती है, माँ हमें मालियाबाद रोड पर इस जगह पहुंचना है। ये देखो अर्पिता के लोकेशन भेजिए और साथ में लिखा है प्लीज हेल्प। मुझे लग ही रहा है लाली की हमारी अर्पिता किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। बीना जी ने किरण से कहती है और वो दोनों वहां से निकल मालियाबाद रोड पर जाने के लिए ऑटो पकड़। वही श्रुति फोन पर सब सुन लेती है। वो अर्पिता को लेकर चिंतित हो जाती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अर्पिता किसी परेशानी में है, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है उसके साथ। क्या करूं मैं, कैसी मदद करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या करूं, किससे मदद लूं? ओह गॉड, भाई। हाँ भाई से बात करती हूँ, प्रेम भाई को कॉल करती हूँ। नहीं श्रुति, वो इस समय त्रिशा के साथ होंगे। प्रशांत भाई को कॉल करती हूँ, उन्होंने कहा भी था कि कोई भी परेशानी हो उनसे बिना झिझके शेयर कर सकती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। कहते हुए श्रुति अर्पिता को कॉल को होल्ड में प्रशांत जी के कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती है। भाई आई नीड योर हेल्प, श्रुति ने प्रशांत को कॉल उठाते ही कहा। प्रशांत जी श्रुति की बात समझ नहीं पाते हैं। वह उनसे कहते हैं, क्या हुआ श्रुति, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? श्रुति, मेरी एक दोस्त है ना अर्पिता, वह किसी परेशानी में है। मुझे नहीं पता क्या परेशानी है लेकिन वो परेशानी में है। उसका मेरे पास कॉल आया था, मैंने अटेंड किया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा बल्कि वहां से कुछ और आवाजें आ रही है। मैंने आपका कॉल कॉन्फ्रेंस पर लिया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे उस तक पहुंचूं।
प्लीज भाई कुछ कीजिए ना, प्लीज, श्रुति ने रिक्वेस्ट करते हुए प्रशांत जी से कहा। श्रुति की बात सुन प्रशांत की सीने का धक सी हो जाती है, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें आसमान से नीचे उतार फेंका हो। तनाव और चिंता एकदम से चेहरे पर जकड़ लेते हैं। क्या श्रुति? अर्पित बमुश्किल ये चंद शब्द निकले। एक पल को तो उनकी आंखों के सामने अर्पिता का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्द में बदल जाता है और अंत में गायब हो जाता है। प्रशांत जी खुद को संभाल कहते हैं, तुम चिंता मत करो श्रुति, अर्पिता ठीक होगी, वो कमजोर नहीं है, सबसे अलग और बेहतर मजबूत लड़की है, वह खुद को संभालना जानती है, बस हमें मदद के लिए उस तक पहुंचना है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ उसे ढूंढने की। कहते हुए प्रशांत जी अपनी बाइक की चाबी उठाकर केबिन से फुर्ती से निकल जाते हैं। क्या करूँ, कैसे पता करूँ अर्पिता के बारे में? नंबर की लोकेशन पता करवाता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा। परम से कहता हूँ, वह इस मामले में एक्सपर्ट है। सोचते हुए प्रशांत जी तुरंत परम को कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं। प्रशांत जी, छोटे एक मैं नंबर बता रहा हूँ, जरा इसके बारे में पता कर के बता कि इस समय ये नंबर कहाँ है, बहुत बहुत अर्जेंट है। परम, ठीक है भाई, आप नंबर सेंड कर दीजिए, मैं बस 2 मिनट में पता करवा के आपको बताता हूँ। ओके के प्रशांत जी ने श्रुति से नंबर बताने को कहा। श्रुति परम के नंबर बोल देती है, जैसे प्रशांत जी भी याद कर लेते हैं। परम कॉल रख अपनी जानकारी का उपयोग करता है और कुछ ही मिनटों को पता लगाकर प्रशांत जी को कॉल कर कहता है, भाई ये मालियाबाद रोड पर थोड़ी सुनसान जगह के आसपास दिखा रहा है। ओके थैंक्स छोटे, मुझे अभी निकलना होगा, बाय कहते हुए प्रशांत जी बाइक अपनी रफ्तार दौड़ा देते हैं। श्रुति, ये भाई गए कहाँ है? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? परम ने श्रुति से पूछा। परम की बात सुन श्रुति कहती है, भाई मेरी दोस्त अर्पिता की मदद के लिए गए हैं, ये नंबर उसी का है, उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, वह कॉन्फ्रेंस पर है, कुछ कह नहीं रही है, लेकिन पीछे से कुछ लड़कों की आवाज आ रही है। क्या? फिर तो जरूरी वह कोई परेशानी में होगी, मैं किरण से पूछता हूँ, उसे जरूर पता होगा, कहते हुए परम फोन कट कर देता है। उधर वो दोनों अपनी बात कह अर्पिता को बेहोश समझ वहां से वापस बाहर की ओर चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए अपना फोन वही छोड़ जाते हैं। उनके जाते ही अर्पिता फुर्ती से उठ खड़ी होती है और फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वह जल्दी में फोन पर ध्यान नहीं देती है और वहां से दरवाजा खिड़की ढूंढने की दूसरी तरफ निकलने लगती है। तभी वहां रखा हुआ फोन रिंग होता है, जिसकी आवाज अर्पिता के साथ साथ वो दोनों भी सुन। फोन की रिंग सुन अर्पिता मन ही मन कहती है, अभी तक रास्ता मिला नहीं और मुसीबत बढ़ गई है, हमें उन लोगों के आने से पहले वहां पहुंच जाना होगा। कहते हुए वो भी सधे कदमों से उस तरफ चल देती है। ओ नो, फोन वही रह गया है, अभी लेकर आता हूँ, कहते हुए उनमें से एक बंदा दौड़ते हुए वहां जाता है और वहां अर्पिता को न देख वो चिल्लाते हुए कहता है, अबे बंदी यहाँ नहीं है, ढूंढो उसे। आवाज सुन अर्पिता हड़बड़ा जाती है और पास ही पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर टकरा जाती है, जिससे आवाज होती है और वह तुरंत मुड़कर देखता है। वह अर्पिता को आमने सामने खड़ा पाता है। ओ गॉड, अब हम क्या कर? अर्पिता परेशान होते हुए चारों ओर देखकर कहती है। अर्पिता उसे सामने देख एक पल के लिए तो हड़बड़ा जाती है, उसके आगे कदम बढ़ने के साथ साथ वह अपने कदम पीछे बढ़ाती जाती है। ओ गॉड, अब क्या करे, कैसे यहाँ से निकले, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है यहाँ से भाग लिया जाए। सोचते हुए अर्पिता आगे पीछे दाएं बाएं देखती है और वहां से एक तरफ भाग जाती है। अरे कहाँ भागे जा रही हो, रुको, कहते हुए वो भी उसके पीछे दौड़ जाता है। पूरे गोडाउन का चक्कर लगाते हुए अर्पिता एक टूटी पड़ी बेंच पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो बंदा दौड़ते हुए अपनी गति से उसके पास आ रहा है। ये देख अर्पिता उस बेंच के सामने से एक तरफ हट जाती है, जिससे वो सीधा उस टूटी फूटी बेंच के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका एक कोना सीधा उस बंदे के पैर और पेट में चुभ जाता है। अर्पिता वहां से फौरन भाग जाती है, लेकिन भागते हुए सामने से आ रहे दूसरे बंदे से टकरा जाती है। बहुत तेज हो, लेकिन हम भी कम नहीं है, आज तुम बचकर यहाँ से निकल नहीं सकती, वो अर्पिता से कहता है और उस पर हाथ उठाकर चमाटा जड़ देता है। अर्पिता 2 कदम पीछे हट जाती है और उसे धक्का दे उसी दिशा में वहां से भाग जाती है जहाँ से वह अंदर आया था। उसे दरवाजा दिख जाता है तो वो उसकी तरफ लपकती है,
लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जो दो बंदे और आने वाले होते हैं वो शिव को लेकर वहां आ जाते हैं। उन दोनों ने शिव को ड्रिंक कराकर पूरे नशे में कर दिया है। उन दोनों को देख वो अपने कदम पीछे बढ़ती जाती है। परेशानी और तनाव उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगता है। उन दोनों की नजर जैसे ही अर्पिता पर पड़ती है वो लोग शिव को छोड़कर उसके पीछे दौड़ जाते हैं। गॉड हेल्प कहते हुए अर्पिता वहां से दूसरी तरफ दौड़ जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती है, जिसके पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं। अर्पिता वहीं रुक जाती है। वो चारों ओर से घेरे खड़े हो जाते हैं। ओ नो, अब हम क्या करें? ये लोग तो चारों दिशाओं में आकर खड़े हो गए हैं। अब क्या हम उठकर वहां से निकले? सोचते हुए अर्पिता ऊपर देखने लगती है। वो चारों गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हैं तो अर्पिता वही खड़ी हो उनके पास आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो चारों उसके पास आते हैं, वह फुर्ती से झुककर उसके घेरों से बाहर निकलती है और दौड़ते हुए वहां से कुछ कदम दूर पुराने सड़े गले फर्नीचर पर एक पैर रखती है और दूसरा उसके आगे रखे गोल डिब्बे पर रख कबाड़ से होते हुए दरवाजे की ओर भागती है। वहां दरवाजे पर उसे शिव पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसे देख वो कहती है, सॉरी शिव, हमें अभी निकलना होगा, हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। सॉरी। हाँ, क्या अर्पिता वहां से निकल जाती है। प्रशांत जी और श्रुति अर्पिता की हरकतों से इतना तो अनुमान लगा देते हैं कि वो वहां से निकल चुकी है। भागी, वो पकड़ो उसे, आज हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे सही, कहते हुए वो चारों उसके पीछे दौड़ते हैं। अर्पिता की चप्पल तो अंदर दौड़ते भागते ही टूट जा चुकी है। वह बेतहाशा भागती जाती है। यह गोडाउन मेन रोड से बिल्कुल अलग ही होता है। कुछ दूर भागने के बाद उसे सड़क हाईवे दिख जाता है। ये देख उसकी जान में जान आती है और वो पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ लगा देती है। वो चारों भी दौड़ते हुए उसके पीछे बाहर आ जाते हैं। उधर हाईवे पर एक ऑटो आकर रुकता है। उसमें से बीना जी और किरण दोनों उतरती है। वो दोनों अर्पिता को भागते हुए आते देखती है तो बीना सोचे समझे उसी तरफ दौड़ती चली आती है। अर्पिता भी भागती चली आती है और उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे चारों गुस्से से पगलाए हुए रुक जाते हैं। जिसको चोट लगी है वो गुस्से में उसे देखता है और अपने पास रखी हुई रिवॉल्वर निकालता है और बिन सोचे समझे अर्पिता की ओर फायर कर देता है। अर्पिता को ठोकर लग जाती है और गिर जाती है और उसका निशाना सामने से आ रही बीना जी बन जाती है। माँ, अब ठीक है, किरण ने अपनी माँ से कहा। वह समझ ही नहीं पाती है इसी बीच क्या हो चुका है। वहीं गोली की आवाज सुनकर अर्पिता पीछे मुड़कर देखती है और चारों वही इकट्ठे खड़े होकर उस पर फिर से निशाना लगाते हैं, लेकिन इस बार एक चमकीली रोशनी के कारण वो निशाना नहीं लगा पाता है। वह रोशनी शिव उनके ऊपर फेंक रहा है। उसके हाथ में बंदी घड़ी को शीशे की वजह से उस बंदे की आंख चौंधिया जाती है। अर्पिता उठती है और दौड़कर बीना जी के पास जाती है, जो अब धीरे धीरे नीचे बैठती जा रही है। मासी, आप ठीक है? मासी अर्पिता बीना जी के पास पहुंच उनसे कहती है। बीना जी जब तक नीचे जमीन पर गिर चुकी होती है। उनके शरीर से निकलते रक्त के कारण उनके कपड़े लाल हो चुके हैं। किरण कुछ समझ नहीं पाती है। वह तेज आवाज से चीखते हुए बीना जी से कहती है, माँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है? माँ, कहते हुए किरण बीना जी को पकड़ती है तो उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। ये देख वो जोर से चीख पड़ती है, माँ, ये क्या हुआ आपको? ये लाल खून, कह किरण बड़बड़ाने लगती है। अर्पिता भी ये देख घबरा जाती है। हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा किरण। प्रशांत जी भी तब तक वहां पहुंच जाते हैं। श्रुति प्रशांत जी को फोन पर सब कुछ सुन चुके होते हैं। वह समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी घटना घट चुकी है। प्रशांत जी अपनी बाइक लेकर अर्पिता के पास आते हैं और उसे वही रोक बिना किसी से कुछ कहे बीना जी को उठाते हैं और बाइक पर बैठाते हैं। अर्पिता उन्हें थामती है और एक नजर प्रशांत जी की ओर देखती है। प्रशांत जी उसे कुछ नहीं कहते, बस अपनी पलकें झपकाकर उसे सब सही होने का आश्वासन देते हैं। किरण आकर बीना जी को संभालती है और बाइक पर बैठ जाती है। प्रशांत जी बाइक दौड़ा देते हैं और अर्पिता वहां से फौरन दौड़ते हुए हाईवे पर पहुंचकर ऑटो रुकवाने की लगती है। वाहन आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी रुकता नहीं है। ओ गॉड, मतलब जब तक टेढ़ा तरीका ना आजमाओ कोई काम नहीं आता। हाँ, कहते हुए अर्पिता बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है। किस्मत से सामने से एक ऑटो आ रहा होता है।
अर्पिता को बीच सड़क पर खड़े देख ऑटो वाला चिल्लाता हुआ ऑटो रोकता है। उसकी चिल्लाहट को इग्नोर कर वो ऑटो में जाकर बैठ जाती है। अरे अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है। ये मेरा ऑटो अभी सवारियों के लिए नहीं लेकर जा रहा। मुझे सामान ऑर्डर मिला है, वही लेने जा रहा हूँ। आप नीचे उतरिए, अभी के अभी उतरिए, ऑटो वाले ने चिल्लाकर कहा। उनकी बात सुन अर्पिता खुद को शांत कर कहती है, भाई आपका ऑर्डर किसी की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। आप वो देखिए, वो 4-5 लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं ना, वह सभी गिरने पर हैं। हमें इनमें से पीछा छोड़ाकर भागे हैं। आप ठहरे लखनऊ वासी, आप इसलिए हमने आपका ऑटो इस तरह रुकवा लिया काहे कि हमने सुना है लखनऊ वासी दिल के बहुत अमीर है। अतिथि देवो भव। हर लखनऊ वासी को रगों में लहू के साथ बहता है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, अर्पिता ने मासूमियत से कहा। उसकी बातें सुन ऑटो ड्राइवर भावुक हो जाता है और कहता है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। कहते हुए ऑटो ड्राइवर ऑटो सड़क पर दौड़ा देता है। बाइक चलाते हुए प्रशांत जी उसकी बातें सुन मन ही मन कहते, ओ गो, ये क्या अपनी बातों में तो ऐसे उलझाती है कि बिना उसकी बात माने कोई रह ही नहीं पाए। क्या पढ़ा दी 2 मिनट में इसने। भाई मान गए, सही कहा उन लड़कों ने, तीखी छुरी। हमारी अर्पिता मन ही मन कहती है, गौर जी प्लीज प्लीज हमारी मासी का ध्यान रखना प्लीज। उन चारों को शिव अटकाए रहता है और अर्पिता ऑटो में बैठ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रशांत जी किरण बीना जी को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बीना जी को कंडीशन देख तुरंत ओटी में भेज देते हैं। किरण और प्रशांत जी वही खड़े हो डॉक्टर्स के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। प्रशांत, किरण, श्रुति, अर्पिता सभी परेशान होते हैं। अर्पिता ऑटो से गुजरती है तो रास्ते में अस्पताल देख वहीं उतर जाती है। भाई आप पेटीएम का यूज करते हैं? अर्पिता अपना फोन निकालते हुए उससे पूछती है तो उसकी बात सुन ड्राइवर कहता है, बहन मैं उपयोग अवश्य करता हूँ लेकिन आपसे पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी इसी तरह आ रहा था अपना ऑर्डर लेने के लिए। अब जब मेरा तनिक भी नुकसान नहीं हुआ तो हर्जाना का सवाल ही नहीं है। वैसे भी हम लखनऊ वासी है, इतनी मदद तो यूं ही चलते फिरते में कर देते हैं। चलता हूँ, बाय। उसकी बात सुन अर्पिता अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। ऑटो वाला वहां से चला जाता है। अर्पिता फोन देखती है जिसमें उसकी कॉल पिछले 1 घंटे से श्रुति से कनेक्ट होती है। ये देख, वो कहती है, अब हम समझे हमारे बिन बताए प्रशांत जी हम तक पहुंच कैसे गए। हम अंदर चलकर देखते हैं मासी कैसी है, बस वो ठीक हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई हो। अर्पिता फोन कट कर अंदर पहुंचती है। वो जाकर किरण के पास खड़ी हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, किरण सब ठीक होगा, मासी भी जल्द ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत होना। कहते कहते अर्पिता भावुक हो जाती है। वही प्रशांत जी उसे परेशान देख खुद परेशान हो जाते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता है कि वो उन दोनों से क्या कहे। वो अर्पिता और किरण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, समय कठिन है, हिम्मत से काम लेना होगा, सब ठीक होगा। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता सहमति से सिर हिलाती है, लेकिन किरण तीखी नजरों से अर्पिता की ओर देखती है और वहां से ओटी के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ ही पलों में उदास चेहरे के लिए डॉक्टर ओटी से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे देख अर्पिता और किरण दोनों के हृदय धड़कन तेज गति से बढ़ जाती है। डॉक्टर प्रशांत जी के पास जाते हैं और नाम में गर्दन हिलाकर वहां से चले जाते हैं। किरण तो एकदम से चीख पड़ती है। अर्पिता उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब होती है। प्रशांत जी नीचे रिसेप्शन पर जाकर सारी औपचारिकता पूरी कर देते हैं। हॉस्पिटल में कार्य करने वाले सदस्य बीना जी के पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस में रख देते हैं। अर्पिता जैसे तैसे किरण को बुलाकर लाती है। एम्बुलेंस बीना जी के शरीर को लेकर लखनऊ के स्थित उनके घर पहुंचाकर वापस चली जाती है। दया जी ये दृश्य देख एकदम से चीख पड़ती है। उन्हें ऐसे देख किरण अर्पिता को छोड़ उनके पास दौड़ पड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, दादी माँ, और फुट-फुट कर रोने लगती है। अर्पिता को घर अचानक से खुशियों की जगह मातम पसर जाता है। प्रशांत जी अपने घर बांदा कॉल कर शोभा जी को इस अनहोनी का सूचना देते हैं। हेमंत जी आरब जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, पड़ोसियों के जरिए उन तक ये खबर पहुंचती है। उस अप्रत्याशित घटना के बारे में सुन वो भी सन्न हो जाते हैं और बेतहाशा सब काम छोड़कर घर के लिए दौड़ पड़ते हैं। अर्पिता दया जी और किरण के पास जाती है। किसी के भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। किरण सिर पटक पटक विभत्स रूप से रो रही है।
दुख का पार ही नहीं है। बच्चे के लिए माँ उसकी पूरी दुनिया होती है और आज किरण की ये दुनिया उससे छीन जाती है। हेमंत जी आरब भी आ जाते हैं। धीरे धीरे सभी नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा होने लगता है। अर्पिता के परिवार से उसके माता पिता भी खबर सुन तुरंत ही निकल आते हैं। उधर शोभा जी, शीला, नृत्य जी और प्रशांत जी के पिता सभी चले आते हैं। रात हो जाती है और घर में चीख पुकार, खंदन बदतूर जारी रहता है। किरण आरब को एक पल के लिए भी बीना जी से दूर नहीं होते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और बीना जी के अंतिम विदाई की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अंतिम विदाई के साथ समय उन्हें एक सुहागन की तरह तैयार किया जाता है और सभी की अंतिम दर्शन के लिए कहा जाता है। किरण, आरब, हेमंत जी, दया जी, अर्पिता की माँ सभी भीगते नेत्रों से उनके दर्शन कर उन्हें विदाई देते हैं। बीना जी को हेमंत जी, आरब और बाकी नाते रिश्तेदार अर्थी सजाकर ले जाते हैं। माँ को जाता देख किरण जोर से चीखती चिल्लाती है और अपने होश खो नीचे गिर पड़ती है। अर्पिता किरण के पास ही होती है और उसे गले से लगा जोर जोर से रोने लगती है। प्रशांत जी अर्पिता का इस तरह रोना अंदर तक दुखी कर जाता है। उनकी आंखें भी नम हो जाती है और वो वहां से बाहर सबके साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और पास पड़ोसी नाते रिश्तेदार चले जाते हैं। कल तक जिस घर में खुशियों की किलकारी गुजती थी, अब वहां हर कोने में मातम पसर गया है। शोभा जी, प्रशांत जी, शीला, प्रशांत के पिताजी सभी दया जी, किरण, हेमंत जी, आरब को सांत्वना दे वहां से निकल जाते हैं। किरण अभी भी मूर्छित अवस्था में होती है। कुछ ही क्षणों में उसकी मूर्छा टूटती है और वो माँ कहते हुए एकदम उठ खड़ी होती है। उसकी मूर्छा टूटी देख अर्पिता उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। अर्पिता को देख किरण उसे चिल्लाते हुए जोर से धक्का दे देती है। अर्पिता किरण के इस व्यवहार को इग्नोर कर देती है। वह दोबारा उठकर किरण के पास जाती है और उसे दोबारा से गले लगा लेती है। किरण और अर्पिता दोनों बहनें जोर जोर से चीखने चिल्लाते हुए जोर से रोने लगती है। उनके करुण क्रंदन की गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है। आरब भी आकर पीछे से उन दोनों को गले लगा जाता है। हेमंत जी बच्चों को इस तरह रोता बिलखता परेशान देखकर उनके पास बैठ जाते हैं। दया जी की, अर्पिता की माँ, उसके पिताजी सभी रोने लगते हैं। गुजरते समय के साथ सभी संभलते जाते हैं। हेमंत जी, दया जी, आरब सभी अर्पिता और किरण को इस अनहोनी के कारण पूछते हैं। किरण रोते रोते धीरे धीरे सारी बात बताती है। कैसे अर्पिता का अपहरण हुआ, उसने मदद के लिए कहा, कैसे हम लोग वहां पहुंच के फूट फूट कर रोने लगती है। आगे अर्पिता बताती है, हमने पीछे नहीं देखा था, उन लोगों के हाथ में बंदूक है, हमें ठोकर लगी, हम नीचे गिर पड़े और गोली हमारी मासी को लग गई। सब हमारी वजह से हुआ है ना, हमें ठोकर ना लगती, ना हम नीचे झुकते और ना ही मासी हमें छोड़कर जाती। सब हमारी गलती है। अर्पिता अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगती है। किरण अर्पिता के पास आती है और उसके गले लग कहती है, तुम झेली हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थी वहाँ, मैंने देखा सब अपनी आंखों से। तुम खुद पर दोष मत दो, जो हुआ है वो एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं है अर्पिता, बस कर। किरण अर्पिता के गले लग रोने लगती है। अर्पिता की बात सुन हेमंत जी और दया जी दोनों उसकी ओर देखते हैं। दया जी किरण से कहती है, किरण लाली, मुझे पूरी बात जाननी है, साफ साफ बता हुआ क्या? यह अर्पिता का अपहरण क्यों, कैसे, किसने? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ बताओ मुझे। दया जी की बात सुन किरण कहती है, दादी बताया, जो जितना मुझे पता था उतना ही बता दिया, बाकी अब मुझे कुछ पता नहीं। कहते हुए किरण चुप हो जाती है। दया जी अर्पिता की ओर हिकारत से देखती है और वहां से उठकर चली जाती है। अर्पिता की माँ, बाबूजी, आरब सब हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। एक एक कर सभी रिवाज पर लिए जाते हैं। अर्पिता सभी का ध्यान रखते हुए इस कठिन समय में किरण और अरब का साथ देती है। शांति के पाठ के बाद अर्पिता के माता पिता आगरा वापस चले जाते हैं। सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। इन सब में केवल एक चीज बदल गई, वो है दया जी का अर्पिता के प्रति व्यवहार। जितना किरण ने बताया, जैसा बताया, वह सत्य मान दया जी ने खुद सोच विचार करते हुए अर्पिता को इन सब का दोषी ठहरा दिया। अब उन्हें अर्पिता से पहले जैसा लगाव नहीं रह गया था, बल्कि अब तो वह उनके प्रत्येक कार्य में मीन मेख निकालने लगती है। उनके मन की पीड़ा समझ अर्पिता इस बात को इग्नोर कर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि दया जी के साथ उसका रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन नाकामयाबी ही उसे मिलती है। कभी साफ सफाई को लेकर दया जी अर्पिता को भड़क जाती है,
तो कभी मिर्च ज़्यादा कर दी, नमक कम है, कोई काम नहीं आता, जैसे बताए वैसे ही क्यों नहीं करती हो, कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कुल मिलाकर उनका व्यवहार अर्पिता के लिए ऐसा हो गया था कि जैसे वो उनकी बेटी ना होकर बहू हो। अर्पिता सब कुछ बर्दाश्त करती है क्योंकि इस घर में उसे हमेशा बेटी की तरह समझा गया। बीना जी ने उसे किरण से बढ़कर ही समझा। फिर क्यों वो दया जी के बात का बुरा माने। किरण अगर दादी से कुछ कहती तो वह अर्पिता किरण को चुप करा देती। किरण अर्पिता दोनों ने मिलकर घर को संभाल लिया था। साथ ही मिलकर दोनों सारे काम करती और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई करती। धीरे धीरे बीना जी को गए हुए 1 महीना हो जाता है। प्रशांत, शिव और श्रुति ने मिलकर उन चारों को विरुद्ध अपहरण करने की साजिश के तहत पुलिस में लिखित शिकायत कर दी थी, जिस कारण उन चारों को कुछ समय के लिए जेल हो जाती है। और इस 1 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन दया जी ने अर्पिता को डांटा ना हो। अर्पिता ने चुपचाप सह लेने पर, उसके कुछ न कहने पर वह और चिढ़ जाती है। एक दिन उन्होंने अर्पिता को अपने पास बुलाया और कहा, अर्पिता, किरण, हेमंत, आरव भले ही तुम्हें दोषी न मानते हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बीना की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारे ही कारण बीना की असमय मृत्यु हो गई है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तब मुझे यही एहसास होता है कि तुम्हारे कारण मेरे घर का आधार बिगड़ गया। तुम्हारे कारण अर्पिता, मेरे बच्चे बिन माँ के हो गए। चली जाओ यहाँ से, मेरे घर और मेरे बच्चों से दूर कहीं। वैसे भी 3 महीने बाद किरण की शादी है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस शादी में शिरकत करो। सो कल सबके साथ तुम भी यहाँ से अपने घर चली जाना। मैंने तुम्हारे घर फोन कर तुम्हारे माँ पापा को यहाँ घूम जाने के लिए बोला है। उनके साथ ही जिद कर तुम भी यहाँ से चली जाना, ठीक है? और शादी में नहीं आना, बल्कि बाकी सब मैं देख लूँगी। किससे क्या कहना है, क्या जवाब देना है, मैं सब संभाल लूँगी। दया जी ने निष्ठुरता से कहा। उनकी बात सुन अर्पिता की आंखें झलक आती है और वह हाँ में गर्दन हिला वहाँ से कमरे में चली आती है। कमरे में किरण गंभीरता से अपनी पढ़ाई कर रही है। इससे एक हादसे ने किरण और अर्पिता दोनों ही बचपन से निकाल समय अनुसार परिपक्व बना दिया है। मुस्कुराहट और चुलबाजी के स्थान पर समझदारी और गंभीरता ने इनके व्यक्तित्व को जगह बना ली है। अर्पिता किरण को पढ़ाई करते देखती है और दरवाजे से ही नीचे चली जाती है और रसोई में किरण के लिए कॉफी बनाकर ले आती है और लाकर मुस्कुराती हुई किरण की टेबल पर रख देती है। किरण अर्पिता को देख हल्का सा मुस्कुराती है और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अर्पिता भी अपना फोन उठा नोट सॉल्विंग करने लगती है। कुछ ही घंटों बाद शाम हो जाती है और अर्पिता के माता पिता भी वहां आ जाते हैं। किरण, आरव, हेमंत जी, दया जी सभी उससे मिलकर प्रसन्न होते हैं। अर्पिता चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता करते हैं। सबसे बात करते हुए अर्पिता की नज़र दया जी पर पड़ती है, जो सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही है। अर्पिता, लाली जरा यहाँ आना, ये कप ले जाओ, रसोई में रख दो, दया जी ने अर्पिता से कहा। अर्पिता जी दादी क्या उठकर कप ले जाती है। अरे अर्पिता, वो जरा चली गई, मैं अभी आती हूँ, सबसे कहा दया जी उसके पीछे पीछे चली आती है। दया जी, बात कर ली तुमने अपने माँ पिताजी से? अर्पिता जी, हम शाम को कर लेंगे, नहीं तो कल सीधे ही उनके साथ निकल जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारी परेशानी है, क्या कैसे करना है कैसे नहीं, दया जी अर्पिता से कहती है। अर्पिता जी दादी कह कप धुल देती है और बाहर सबके पास आ जाती है। आकर किरण के पास बैठ जाती है। किरण का फोन रिंग होता है तो वो वहां से उठकर चली जाती है। दया जी भी अर्पिता की ओर इशारा करती है और अपने कमरे में चली आती है। हेमंत जी अर्पिता के माता पिता को आराम करने के लिए कहते हैं और उन्हें लेकर अतिथि कक्ष में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अर्पिता सोचती है, कल हम यहाँ से इस शहर से चले जाएंगे, फिर शायद ही हम यहाँ आएंगे, यानी हम प्रशांत जी को कभी नहीं देख पाएंगे। काश जाने से पहले हम एक बार उन्हें देख सकते। अर्पिता सोच ही रही होती है, तभी उसके अंतर मन से आवाज आती है, अर्पिता इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखना ही तो है ना उन्हें, तो एक बार श्रुति को वीडियो कॉल कर ले, अगर वहीं कहीं होंगे तो उन्हें देख लेना। दिमाग नहीं अर्पिता, श्रुति क्या सोचेगी, अभी वीडियो कॉल ही नहीं तुम्हें और आज करने लगी।
कोई तो वजह होगी। मान लो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें। अरे याद आ गई तो कर ली। दिमागी, ये लो सुबह ही तो मिले थे, बड़ी जल्दी याद आ गई। आइडिया अच्छा है। खुद से कहते हुए अर्पिता श्रुति को कॉल लगाती है एवं श्रुति से बातचीत करने लगती है। अर्पिता, हेलो श्रुति। श्रुति, हाय अप्पू, क्या बात है आज पहली बार तूने मुझे वीडियो कॉल की, तुम ठीक तो हो? श्रुति की बात सुन अर्पिता उससे कहती है, हम ठीक है, बस कल सुबह की ट्रेन से घर जा रहे हैं तो सोचा तुझसे बात कर लूं। क्या कहा तुमने अर्पिता? श्रुति ने एकदम से छूटते हुए कहा और तुरंत उठकर बैठ गई। उसके रिएक्शन देख अर्पिता उससे पूछती है, क्या हुआ जो ऐसे एकदम से उठकर बैठ गई? अरे घर ही जा रही हूँ, बहुत दिनों से गई नहीं ना। माँ पापा आए हैं तो सोचा उनके साथ चली जाऊं, घूम आऊं। यार तू जा रही है? श्रुति ने उदास होते हुए कहा। अर्पिता के जाने की बात वही हॉल में सोफे पर बैठे प्रशांत जी भी सुन लेते हैं। वह एकदम से चौंकते हुए श्रुति की ओर देखता है, जो फोन हाथ में पकड़ते हुए अर्पिता से बात करने में लगी होती है। अर्पिता, हाँ श्रुति। श्रुति, ओके, जाने के बाद छोड़ो, ये बताओ फिर कब आओगी? श्रुति के इस सवाल पर अर्पिता एकदम से चुप हो जाती है और फिर सोचते हुए कहती है, श्रुति अभी तो हम यहाँ से निकले ही नहीं पाए और तुम आने की पूछ रही हो। आने के लिए पहले पहुँचने तो दो, श्रुति कहते हुए अर्पिता श्रुति की बात टाल देती है। ओके, श्रुति ने कहा और दोनों ही बातें में लग जाती है। अर्पिता का न जाने के बारे में सुन प्रशांत जी एकदम से बेचैन हो जाते हैं। वह सोचते हैं अर्पिता जा रही है, यानी कल मैं न जाने कितने दिन तक उससे न देख पाऊं। अभी तक तो चोरी चोरी श्रुति छोड़ने के बहाने उसे देख लेता था, अब मुझे न जाने कितने दिन इंतजार करना पड़े। इंतजार तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी इस गोल्डन मौके का नहीं जाने देना चाहिए। चोरी चुप के एक दीदार तो बनता है। वैसे भी वो इश्क ही किया जिसे चोरी चुप के दीदार करना शामिल ना हो। इस चोरी की तो बात ही कुछ और है। सोचते हुए प्रशांत जी अपना लेपी लेकर जानबूझकर श्रुति के पीछे से गुजरते हैं और एक नज़र उठाकर श्रुति के फोन की ओर देखते हैं। अर्पिता जो श्रुति को ही देख रही होती है, वो प्रशांत जी को देख मनी मन कहती है, थैंक गॉड आपने इतनी कृपा तो की जो हम प्रशांत जी को देख सके। हमारे लिए तो यही बहुत है। वही प्रशांत जी भी एक नज़र अर्पिता को चुपके से देख वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अपने कमरे में चले आते हैं। अर्पिता और श्रुति कमरे की ओर देख बात करती है एवं समय ज़्यादा होने पर वो दोनों एक दूसरे से बाय कर फोन रख देती है। अर्पिता उठकर अपने कमरे में चली आती है, लेकिन कमरे में उसका मन ही नहीं लगता है। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगती है और थक हार कर वो छत पर चली आती है, जहाँ बीना जी ने एक छोटा सा रूफ गार्डन बनाकर रखा होता है। वहां जाकर वो आसमान से स्वतंत्र वितरण करने वाले अर्धचंद्र को देखती है और सोचती है, पूर्णतः कहाँ सबको नसीब होता है। जीवन भी तो इन्हीं चंद्र कलाओं की तरह ही है, जिसमें सुख दुख इसके घटने बढ़ने के साथ ही आते जाते। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे R2 मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।